अध्याय 7 के कंटिन्यूएशन में ही आगे बहुत अच्छा वर्णन मिलता है हमको आंत्र भिन्न के बारे में। जैसे कि पहले बताया गया कि उदरवर्ती मोमेंटम बाहर निकलने के पश्चात कैसे डालते हैं, उसी प्रकार यदि उदर गुहा को से आंत्र बाहर निकल आए तो उस अंतर को उदर गुहा में प्रविष्ट करना है। उसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 2 में बड़े सुंदर ढंग से बताया है। अभिन्नम आंत्रम निष्क्रांतम प्रवेश्यम। अभिन्न जो आंत्र है जिसमें परफोरेशन नहीं हुआ है, उस आंत्र को उदर के अंदर प्रविष्ट करना चाहिए। अन्यथा भवेद अर्थात यदि छिद्र हो गया है, अभिन्न यानी भिन्न हो गए, अभिन्न ना होकर वह भिन्न हो गई है, तो ऐसी अंत्र को पिपील का शिरोस ग्रस्तम। बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन मिलता है कि परफोरेशन को जो छिन्न भाग है उसको बंद करना है। कैसे बंद करना है? बड़े बड़े पिपील का, जिनको हम चींटे बोलते हैं, उनके सिरे से कटवा के उस क्षेत्र को बंद करना है। यहाँ बहुत अच्छा रेफरेंस ये मिलता है कि स्टेपल जो आजकल यूज करते हैं सुचरिंग के लिए, उस जमाने में चींटों को मुख से कटवाते थे और दोनों सिरों को बंद करते थे। ये बहुत ही अच्छा वर्णन हमको मिलता है कि पिपील को शिरोग्रस्तम, पिपील का के यानी बड़े चींटों के मुख से पहले कटवाना चाहिए, और जब वो अप्रोक्सीमेट हो जाए, जुड़ जाए, तो शिरोग्रस्तम पीछे के भाग को काट देना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि चींटों से क्यों कटवाना चाहिए? तो ये प्रवृत्ति है चींटों की कि एक बार जब चींटा पकड़ लेता है उस जगह को, तो वो छोड़ता नहीं है। इवन आप उसको काट दें, मर जाएगा, लेकिन उसका जो काटना है, जो जुड़ा हुआ पार्ट है, वो हमेशा अपनी जगह पर स्थित रहता है। इसीलिए शायद आचार्य सुश्रुत ने चींटों से कटवाने के लिए बोला है। अब जब परफोरेशन बंद हो जाता है तो अंत्र को भीतर पुश करना है, लेकिन इस करने में बड़ी सावधानी बोली है। एक तो धीरे धीरे करना है, दूसरा प्रक्षाल्य पैसाम दिग्धम, उसको अंत्र को दूध से धोना चाहिए, और तृण शोणित पांशु भी, जो अंत्र के ऊपर गंदगी लगी हुई है, ग्रास के पार्टिकल लगे हुए, रक्त लगा हुआ है या रेती लगी हुई है, उसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए दूध के द्वारा। और कृत नखो, ना हाथ के नाखून कटे होने चाहिए, और धीरे धीरे प्रवेश, धीरे धीरे शनै शनै बोला है, बहुत अच्छी तरह बोला है कि धीरे धीरे अंत्र को अपने स्थान पर यानी उदर गुहा के अंदर प्रविष्ट करना चाहिए। अब एक बात बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलती है, कभी कभी आंत्र उदर के अंदर प्रविष्ट नहीं होती है। उस जमाने में मसल रिलैक्सेंट नहीं थे, एनेस्थीसिया भी उतना ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं था, तो अंत्र भीतर जाने में बहुत परेशानी होती होगी। तभी उन्होंने बोला है यदि ऐसी अवस्था आ जाए और अंत्र भीतर ना जा रही हो तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 2-3 उसके उपाय बताए हैं। एक उपाय बताया है कि रोगी के जिह्वा के पश्चात भाग को उंगली के द्वारा इरिटेट करना चाहिए, ताकि उदर सिकुड़ेगा और अंत्र भीतर चली जाएगी। या फिर उन्होंने बोला है हस्तपाद संग्रह, दोनों हाथ पैरों को मोड़कर रोगी को हिलाना चाहिए, हिलाने से भी शायद अंतर भीतर चली जाएगी। ये भी उपाय बताए उन्होंने कि अंतर यदि भीतर न जा रही हो तो इन उपायों से अंतर भीतर जा सकती है। लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्टी आती होगी और अंतर भीतर नहीं जाती है, तो उस अवस्था में उन्होंने बताया है अंत्र के बाहर निकले हुए हिस्से को काट देना चाहिए। यहाँ हमको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। और काटने के पश्चात अंत्र को जोड़ देना चाहिए, और जोड़ने के पश्चात अंत्र को धीरे धीरे उदर के अंदर प्रविष्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण हमको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस का उस जमाने में देखने को मिलता है। इसके पश्चात आंत्र का गुम्फन अर्थात वॉल्वुलस ऑफ इंटेस्टाइन भी देखने को मिलता है। ऐसे उपद्रव को भी मैनेज करने का बहुत ही अच्छा विधान आयुर्वेद में बताया गया है। उन्होंने कहा है ऐसी आंत्र प्राणाम गुम्फितम एवच, गुम्फित आंत्र प्राण के लिए नुकसानदायक हो सकती है, अर्थात लाइफ इन डेंजर। तो वेष्टित्वा तो पट्टे ने घृत से प्रवादे, ऐसी आंत्र को पहले गर्म कपड़े के स्पंज से वेष्टित्वा तो पट्टे ने ढकना चाहिए, घृत से कम प्रदापेत, और घृत से द्वारा सेकन यानी हॉट फर्मेंटेशन करना चाहिए। तो हम देखते हैं वैसे भी
ऐसा जो वल्वुलस होता है गर्म पानी के सिकाई से और थोड़ी ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए तो अपने आप ठीक हो जाता है। या फिर हम कभी कभी वायु निष्कासन के लिए फिल्टर ट्यूब डालते हैं। तो उस जमाने में घृतम पिबेत सुखोष्णम च चित्रा तैलम समन्विता, घृत को और तेल को गर्म पानी में मिला के वायु के निष्कासन के लिए दिया जाता था, इसका पान किया जाता था, इससे भी गुम्फन निकल जाता था। मृदुक्रियायाम शक्रदो, इस पानी देने से उसका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और वायु और मल दोनों बाहर निकल जाते हैं। यदि वायु और मल दोनों बाहर निकल जाते हैं तो गुम्फन यानी वल्वुलस अपने आप ठीक हो जाता है। इसके पश्चात वृषण यदि मुस्क से बाहर निकल आए अर्थात टेस्टी स्क्रोटम से यदि बाहर निकल आए ऐसा आघात हो तो उस अवस्था में टेस्टीज को स्क्रोटम में धीरे धीरे स्वच्छ जल से साफ करके पुश करना चाहिए। और पुश करने के पश्चात उन्होंने बताया प्रवेश करने के बाद तुन्न सेवन्या मुस्को सिविये ततः, इसके पश्चात सब क्यूटिकुलर स्टिचेज के द्वारा, तुन्न सेवनी इसको स्टिच बोला जाता है, उसके द्वारा स्क्रोटम को सूजर कर देना चाहिए। और कार्यो गोफणा बंध है, और बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर स्टम्प बैंडेज का दिया है कि उसको स्टम्प बैंडेज के द्वारा ड्रेसिंग या बैंडेज कर देनी चाहिए। इसके पश्चात सिरोज आघात अर्थात स्कैल्प के वुंड के बारे में बताया गया है। यदि किसी शस्त्र के द्वारा स्कैल्प में आघात हो जाए और वो शस्त्र वहां पर उपस्थित हो तो सबसे पहले उस शस्त्र को बाहर निकालना चाहिए। बहुत अच्छा वर्णन देखने को मिलता है, शीर्षो अपहरते शल्ले बालवर्ती निवेशे, उस शस्त्र को निकालने के पश्चात उस घाव के अंदर केस बालों की बनी हुई विक्स या वर्ती को प्रविष्ट करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे बालवर्ती अदत्यायाम मस्तुलंगम वृणत सवेत, यदि बालवर्ती केशों का बना हुआ गुच्छा उसमें हम पैक नहीं करेंगे तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। मस्तुलंगम वृणात सवेत, उस घाव से ब्रेन मैटर या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर निकलेगा और ये बहुत ही ज्यादा घातक चीज बताई है। उन्होंने बताया हन्यादेतम ततो वायु तस्मात एदम उपाचरेत, वहाँ वायु प्रकपित होगी और मृत्यु भी मरीज की हो सकती है, इसलिए इसको बंद करना जरूरी है बालवर्ती के द्वारा। और जब घाव भर जाए तो धीरे धीरे बालों को एक एक करके बाहर निकालना चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, ब्लम रोहितम चैकैकम शनय शनय बालम अपहरेत, बाल को धीरे धीरे एक एक बाल को निकालना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा वर्णन हमको देखने को मिलता है। पश्चात शरीर के अन्य हिस्से में भी यदि कोई शल्य अथवा जिसे हम बोलना चाहिए फॉरेन बॉडी प्रविष्ट हुई है और वहाँ पर घाव हो गया है तो उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकालना चाहिए और घाव को स्वच्छ करके स्नेहवर्ती ऑयल पैक कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर रक्तस्राव न हो सके। यहाँ पर रक्तस्राव रोकने का यही एक पैकिंग उपाय बताया गया है और उसके बाद वहाँ पर बंधन करने को बताया गया। इसके पश्चात क्षत, पिच्चित और भ्रष्ट व्रणों की चिकित्सा के बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्षत व्रण की चिकित्सा बाकी व्रण जैसे बताए हैं छिन्न भिन्न और विद्ध उसी प्रकार करने का विधान है, लेकिन यदि पिच्चित व्रण है तो उसकी चिकित्सा फ्रैक्चर असली भगन के समान करनी चाहिए। और भ्रष्ट व्रण की चिकित्सा के समय उन्होंने बताया है कि वहाँ पर चूर्ण अब डस्टिंग पाउडर द्वारा वहाँ पर उसको कवर कर देना चाहिए और उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसके पश्चात यदि शरीर के सभी अंग दब गए हैं, कुचल गए हैं, बहुत तीव्र प्रकार का आघात हुआ है तो उस अवस्था में मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसे मरीज को तेल से पूर्ण द्रोण में लेटाना चाहिए और खाने के लिए मांस रस देना चाहिए। वासये तेल पूर्णानाम द्रोण्याम मांस रसा असनम, इसका तात्पर्य क्या है कि यदि बोट में मरीज को रखेंगे तो वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, फॉलोन पोजीशन में रहेगा और तेल उसको हीलिंग का काम करेगा। और न्यूट्रिशन के लिए मीट यूज मांस रस देने का विधान बताया गया है। और यही विधि अयमे विधि कायम छीड़े मर्म हते तथा, सभी वाइटल पार्ट यदि इंजर्ड हैं ऐसी उनके मैनेजमेंट के लिए भी यही एक चिकित्सा है। शायद इसलिए बताया गया कि उस समय कोई बहुत ज़्यादा उपलब्ध चिकित्साएं नहीं थी तो यही एकमात्र ऐसी चिकित्सा थी जिससे कुछ हीलिंग होने की उम्मीद रखी जा सकती थी। इसके पश्चात
ऐसे व्रणों की साध्य असाध्यता, अर्थात प्रोग्नोसिस के बारे में भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। आज भी एब्डोमिनल इंजरीज की प्रोग्नोसिस उसी वर्णन के आधार पर मानी जाती है या की जाती है। उन्होंने बताया, स्वमाग प्रतिपन्नस्तु यस्य विडमूत्र मारुता व्युपद्रवय से भिन्नेपि कोष्ठो जीवित मानवा। इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि मरीज चाहे उसको एब्डोमिनल इंजरी है, वो वुंड में पेनिट्रेटिव वुंड है उसके शरीर के अंदर, और उसकी अपने मार्ग से स्वमार्ग प्रतिपन्नस्तु अपने नॉर्मल मार्गों से विड मूत्र मारुता मल मूत्र और वायु यदि निकल रही है तो एक अच्छी प्रोग्नोसिस को मानी जाती है। इवन आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस, अगर ऐसे उसकी विड मूत्र मार्ग पास हो रहा है तो मरीज जीवित रहेगा।